हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोला क्लासेस। गोला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट साबित होंगे। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल गोला क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार आकृति में हुआ करती थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस आकार में, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार उसका आकार था। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सुनियोजित नगर नियोजन के लिए ये समकोण पर इसकी सड़कें जो थीं समकोण पर काटती थी। नालियों की जो थी उचित व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सिंधु घाटी के सभ्यता का जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। मतलब कृषि प्रधान सभ्यता ये थी। मतलब कृषि ये लोग करना जानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों की मुख्य फसल, अच्छा ये कृषि करना जानते थे तो इनकी मुख्य फसल जो थी वो क्या थी, जौ और गेहूँ थी। वो क्या थी, जौ और गेहूँ थी। ठीक है, जौ और गेहूँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जौ और गेहूँ थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। किसका उत्पादन किया था, कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने किया था। लेकिन इनकी मुख्य फसल कौन सी थी, जौ और गेहूं की फसल इनकी मुख्य फसल हुआ करती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ये दक्षिण हो गया। ठीक, तो इसमें कहा गया है सर्वाधिक पूर्वी बिंदु, मतलब कि ये वाला बिंदु कौन सा था, पूर्वी बिंदु था हमारा आलमगीरपुर मेरठ का था। आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा था, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान था। ठीक है, आगे देख, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और, ये पूर्वी बिंदु कौन सा था हमारा, पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर मेरठ में। ठीक है, पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा हुआ, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। अगर उत्तरी बिंदु बताना हो, उत्तरी बिंदु अगर कहा जाए तो मादा जिला, मादा मांदा 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 जिला, मांदा जिला अखनूर, मादा जिला अखनूर कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर दक्षिणी बिंदु कहे, हमारा उत्तर पूर्वी बिंदु कौन सा हुआ, आलमगीरपुर मेरठ। पश्चिमी बिंदु कौन सा हुआ, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ, मांदा जिला अखनूर, मतलब कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, दक्षिणी बिंदु की बात अगर हम करें तो दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद। दाइमाबाद जिला कहाँ, अहमदाबाद महाराष्ट्र में। दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, दाइमाबाद, दाइमाबाद। तो क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये मतलब सिंधु घाटी का जो खुदाई के साक्ष्य मिले, मतलब खुदाई के स्थान मिले हैं, उसमें एक अपने उत्तर प्रदेश में भी है। मतलब उत्तर प्रदेश में भी उसकी सीमा लगती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा उत्तर प्रदेश में भी आलमगीरपुर मेरठ जिले में लगती है। ठीक है, तो उत्तर में हमारी जम्मू कश्मीर मांदा जिला तक जाती है, दक्षिण में हमारी दाइमाबाद और बलूचिस्तान तक, पश्चिम में
जाती है। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में, चार्ल्स मैसन ने इसकी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने, चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात होती है, हड़प्पा कहें या, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1921 में, 1921 में पंजाब के जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, क्या कहेंगे? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में, 1921 में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले, 1921 में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पर मतलब खोजा गया था। इसका पहला कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा। अच्छा, खोजा किसने था इसको, हड़प्पा को? तो दयाराम साहनी, दयाराम 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 साहनी ने खोजा था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त मतलब उपयुक्त जो सर्वाधिक ज़्यादा मान्य समय सीमा हो वो क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2500, क्या कहेंगे? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका उपयुक्त समय सीमा है। और पहला खोजा गया कब मिला था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। अच्छा, इसकी जानकारी अगर दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो हमारा क्या 1826 में ही जानकारी हमको मिल गई थी। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। और एक क्वेश्चन ये बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मतलब हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मतलब किसने की थी? तो वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, क्या कहेंगे? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, क्या कहेंगे? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या कहेंगे? सिंधु। अच्छा, 1922 में फिर क्या हुआ है? इसका दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया था? उसमें खुदाई हुई तो कौन सा निकला था? वो निकला था हमारा मोहनजोदड़ो। ये देखिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो निकला था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, पहला कौन सा था? हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो। 1921 में हड़प्पा की खोज कहाँ? रावी नदी के तट पर। कहाँ हुई थी? रावी नदी के तट पर। कहाँ है? पंजाब प्रांत के ठीक है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। ठीक है, अच्छा, ये 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने खोजा। जो इसका मतलब ये लारकाना जिला सिंधु नदी के तट, ये किसके? रावी नदी के तट पर था। ये किसके नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता था। इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता था। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंध का नखलिस्तान किसको कहते हैं? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट का यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन रहे? मतलब इनकी खोज जो थी, हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने। लेकिन ये पुरातात्विक प्रभारी कौन रहा था? सर जॉन मार्शल रहा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन रहा था? सर जॉन मार्शल रहा था। इनका खुदाई का जो प्रभारी बना वो कौन था? सर जॉन मार्शल था, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन, हमने बताया था नवपाषाण काल के अंत का समय और आद्य ऐतिहासिक काल के शुरुआत का समय। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है क्योंकि इसका मतलब जो है, इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। इसमें चित्र भी बने हुए हैं, कुछ लिखा भी गया, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। लेकिन लिखा गया था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कहा गया था? लिखा तो गया है मगर पढ़ा नहीं जा सका। तो इसकी लिपि जो थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिन और तांबे को मिलाकर कांसे का प्रयोग, मतलब धातु एक बना ली थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, ठीक है। कांसे का प्रयोग भी करते थे। आगे देखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, अभी बताया ना, इसमें चित्र बने हुए हैं लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। उनका क्या अर्थ है, क्या क्या कर मतलब अर्थ है उसका, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक लिपि है उसकी। फिर मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। ये मिस्र जो था, मिस्र इसी सभ्यता का वो था समकालीन। तो उसके राजा जो थे फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जिस हिसाब से उर्दू लिखी जाती है, इधर से इधर लिखी जाती है, ठीक है। दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, ठीक है। ये पूछा जाता है खरोष्टी लिपि किस साइड से लिखी जाती है? तो जिस साइड से उर्दू लिखी जाती है उसी साइड से जो है हमारी खरोष्टी लिपि। स्वास्तिक का चिन्ह, अब यहाँ हम लोग जो स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं यह किसकी देन है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। खुदाई में पता चला कि वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो लोग किस रूप में इसको करते थे प्रयोग, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है वो मैंने पहली वीडियो में समझा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे, ठीक है। हड़प्पा स्थित है, अभी बताया, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कब खोज हुई थी? 1921 में खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी, ठीक है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था, ठीक है। लोथल जो था इसका प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग चांदी, सोना, तांबा, टिन, इन सबसे तो परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सभी धातुओं से परिचित थे। सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, सभी से परिचित हुआ करते थे, मगर इनको लोहे का ज्ञान नहीं हो पाया था, ठीक है। किसका नहीं ज्ञान हो पाया था? लोहे के बारे में। ये लोग लोहा नहीं जानते थे, लोहे के बारे में, लोहा धातु के बारे में इनको जानकारी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद जब हमारा इसके बाद वैदिक काल जब आएगा, वैदिक काल में वैदिक काल जो होता है उसमें हमारे पास लोहे के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो बात जब हम वैदिक काल का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इतना समझ लीजिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में परिचित नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य, अभी बताया, सर्वमान्य जो सबसे ज़्यादा मान्य हो वो क्या समय सीमा है इसकी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी मान्यता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आगे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, देखेंगे क्या क्या। ये कुछ नदियां हैं, नदियां दी हुई हैं हमें,
ठीक है, सॉरी, ये नदियाँ दी हुई हैं, क्या कह रहे हैं, नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। ठीक है, नदियों के नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। ठीक है, नवीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कौन सी नदी पहले किस नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, प्राचीन नाम वितिस्ता। वितिस्ता किस नदी को कहते थे, झेलम नदी को कहते थे। ठीक है, झेलम नदी को। वितिस्ता का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, वितिस्ता का युद्ध हुआ था, जिसको झेलम भी कहा जाता था। हाइडे स्पीच का युद्ध सुने होंगे, हाइडे स्पीच, जिसको पता हो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अगले अगली कौन सी नदी हमारी, आस्किनी। आस्किनी किसको कहते थे, चिनाब नदी को कहते थे। आस्किनी किसको कहते थे, विपाशा। विपाशा व्यास नदी को कहते थे। पारूषणी, ये बहुत पूछी जाती है, पारूषणी और आस्किनी। पारूषणी, आस्किनी और वितिस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछी जाती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो पारूषणी किसको कहते थे, रावी नदी को कहते थे। उसके बाद सतुद्री, सतलज नदी को कहते थे। सतुद्री किसको कहते थे, सतलज नदी को कहते थे। कुंभा, काबुल नदी को कहते थे। कुंभा, कुंभा काबुल नदी को, और ये इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद गोमती, गोमल नदी को, गोमती गोमल नदी को कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ये पॉइंट देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं। आमरी संस्कृति बलूचिस्तान में पनपी। मतलब आमरी एक संस्कृति हुआ करती थी। आमरी, जैसे इस समय की यहाँ हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति बनाए हुए हैं। ठीक है, उस हिसाब से आमरी एक संस्कृति हुआ करती थी। वो किस इस किधर, किस क्षेत्र से मतलब उसका जन्म हुआ या उद्धार हुआ था, वो हुआ था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हुआ था। अच्छा, बलूचिस्तान अभी बताया था, बलूचिस्तान। ठीक है, किधर इसका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पड़ता था, ठीक, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, उसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति। नर्तकी की कांस्य मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये एक डांस करती हुई लड़की थी, डांस करती हुई, जैसे एक नटराज की मूर्ति अब हुआ करती है, उसी टाइप में ये एक मूर्ति हुआ करती थी, होती थी। वो कांसे की थी। वो कहाँ से प्राप्त हुई हमको, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई अन्नागार। अन्नागार या धान्य कोठार भी लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पे क्या लिखा मिल जाता है, धान्य कोठार। धान्य कोठार, ठीक है, धान्य कोठार, क्या कहेंगे, धान्य कोठार मिल जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं पे अन्नागार भी मिलता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित थी। मतलब जो बहुसंख्यक, बहुत संख्या में जो मतलब सब अधिक संख्या में निर्मित हुआ करती थी मोहरें, वो किस धातु से बनी हुई थी, वो सेल खड़ी, सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद सेल खड़ी की बना हुआ करती थी। पकी पकी मिट्टी का बना हल एक प्रतिरूप बनावाली से प्राप्त हुआ है। मतलब पक्की मिट्टी जो थी, पक्की मिट्टी का हल जो मिला है वो हमको कहाँ से मिला है, बनावाली से मिला हुआ है। ठीक है, बनवाली से मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला प्रमुख स्मारक कौन सा था, प्रमुख स्मारक इम्पोर्टेंट है ये। प्रमुख स्मारक कौन सा था, वो हमारा था बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार। ठीक है, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, कांस्य मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, धन्य कोठार हमको मोहनजोदड़ो से, हमको बहुत सी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था, बेलनाकार हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक से आशय है। आधुनिक
मेसोपोटामिया से आशय है, मतलब इसका कहने का मतलब है मेसोपोटामिया जो थी उससे क्या आशय है हम लोगों का, तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। इस मेसोपोटामिया अर्थ का ये अर्थ निकला, दो नदियों के बीच की। ये भी एक सभ्यता हुआ करती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इसके समकालीन थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन में दे देते हैं, उसमें मेसोपोटामिया भी दे देते हैं। पूछते हैं कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हुआ करती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज अभी बताए थे राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, ठीक है। अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ये भी बताया था, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। मातृ देवी की पूजा किया करते थे, इसके साक्ष्य वहाँ से मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख प्राप्त मोहरें निर्मित थीं, स्टेटाइट से निर्मित थीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें किससे, स्टेटाइट से, और सर्वाधिक मोहरें किससे, सेल घड़ी से बनी हुई थी, ठीक है। ये अगर सर्वाधिक पूछे तो सेल घड़ी, और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें निर्मित थी, स्टेटाइट से निर्मित हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला ये देखेंगे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य एवं दृष्टि में, ठीक है। क्या ये देखिए, हड़प्पा जो था प्रमुख स्थल था, ठीक है। पहला खोजा गया स्थल था, किस नदी के किनारे था, हमारा रावी नदी के तट पर था। कब इसकी खोज हुई थी, 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। कहाँ पड़ता है ये, मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। अभी इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में भी डिस्कस, किस नदी के, सिंधु। 1922 में राखलदास बनर्जी ने लारकाना जिला सिंध नदी के किनारे पर इसकी खोज हुई थी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सुतकांगे डोर हमारा दास्क नदी के किनारे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी नदी और स्थान, ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी नदी याद करेंगे, किस नदी के किनारे है, क्या समझे आप, किस नदी के किनारे है, और किस नदी के किनारे है, और कौन सा स्थान है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो केवल हमको क्या याद करना है, स्थान याद करना है, उससे संबंधित जो नदी है, किस नदी के किनारे वो हुआ करता था, वो हमको याद करना है, ठीक है। तो हड़प्पा तो याद हो गया, कई बार अभी बता चुका हूँ। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक। इसके समय सीमा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी समय सीमा में याद कर लेंगे, मोहनजोदड़ो की समय सीमा याद कर लेंगे, ठीक है। जिसकी याद करने वाली होगी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सुतकांगे डोर अभी बताया था, ठीक है। बलूचिस्तान, तो किस नदी के किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद चौंदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ पूछ लिया जाता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। काले रंग की चूड़ियाँ पहन के औरत, काले रंग की चूड़ियाँ और घाघरा पहन के तैयार हुई, काले रंग की चूड़ियाँ और घाघरा पहन के तैयार हुई। ऐसे याद कर लेंगे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित था। रंगपुर कहाँ, भादर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के इम्पोर्टेंट है, लोथल पूछा जाता है, पूछा जाता है। अभी मैं बता दूंगा इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर अपना यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यूपी के पेपरों में ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, बनावली रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब ये प्रमुख स्थल और उससे संबंधित नदियाँ हमने देखी। अब उसके उत्खननकर्ता इम्पोर्टेंट होते हैं। उत्खननकर्ता
जैसे कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता याद कर लेंगे, मोहनजोदड़ो के कौन है, राखलदास बनर्जी याद कर लेंगे, ठीक है। चौंदड़ो के याद कर लेंगे, गोपाल मजूमदार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कालीबंगा के ब्रजवासी लाल, ठीक है, कालीबंगा के याद कर लेंगे। उसके बाद याद कर लेंगे लोथल के कौन थे, रंगनाथ राव। लोथल के रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है इसके, ये याद कर लेंगे। आलमगीरपुर तो हमारा मेरठ में ही, उत्तर प्रदेश मेरठ में ही है, तो इसको जरूर याद कर लेंगे, इसकी नदी भी यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। ये हमारी उत्खननकर्ता और स्थल और नदियाँ इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, हड़प्पा याद कर लेंगे आप, हड़प्पा इम्पोर्टेंट होगी, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ठीक है, कालीबंगा हो गया है, उसके बाद लोथल हुआ, लोथल के बाद आलमगीरपुर हुआ, ठीक है, और रंगपुर हो गया, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इनकी ये उत्खनन समय जो वर्ष था ये इतना ज़्यादा नहीं, केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है, बाकी नदियाँ और उत्खननकर्ता इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, ठीक, देखेंगे हड़प्पा में हड़प्पा में हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मृतिका पात्र, मतलब मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत समाधान, ठीक है। और सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की अवशेष की खोज की थी, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। इस सभ्यता का विस्तृत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये इस सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हुआ था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसका विस्तार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, तो इसका विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और इधर आ जाइए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार हुआ था, ठीक है, मेरठ तक, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि, मतलब विस्तार अवधि इसकी 2400 से 1700 ईसा पूर्व थी, लेकिन सर्वाधिक मतलब मानी जाती है तो वो 2500 से 1750 इसकी मानी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता बता चुके हैं, इसकी विशेषता यही थी कि इसके नगर नियोजन की व्यवस्था थी, ये नगर नियोजन पर आधारित थी, ठीक है, नगरीय व्यवस्था थी। नगरों में सड़क व मकान विधिवत बनाए गए थे, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी हुआ करती थी, ठीक है। मकान इसके जो थे ईंटों के बने हुए थे, सड़कें बिल्कुल सीधी हुआ करती थी और सीधी होने 90 डिग्री पर कटी हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे कटी हुआ करती थी, ठीक है, मिलती थी तो 90 डिग्री एंगल पर मिला करती थी, ठीक है, और नालियाँ सुव्यवस्थित हुआ करती थी। आगे देखेंगे, आगे क्या, ठीक है, नगर सीधी सड़कें सीधी हुआ। सिंधु निवासी के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था, मतलब सिंधु घाटी के लोग जो थे कृषि किया करते थे, ठीक है, कृषि प्रधान, पहले ही बता चुका था, कृषि प्रधान थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ हुआ करती थी, बता चुका हूँ कि गेहूँ और। नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार, अन्नागार कहाँ से मिला था, मोहन जोदड़ों से मिला था, ठीक, अन्नागार बने हुए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था, ये पशुपालन भी किया करते थे, ठीक है, कृषि भी किया करते थे और पशुपालन का भी विकास हुआ था, पशुओं का पालना भी। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था, मतलब ये कृषि तो किया ही करते थे, ये व्यापार उद्योग भी किया करते थे और इन्होंने वस्त्र बनाते थे, इनका प्रमुख उद्योग जो था वस्त्र निर्माण का हुआ करता था, ठीक है। सूती वस्त्रों का अवशेष से ज्ञात है कि वहाँ के निवासी, मतलब सूती वस्त्र यहाँ से
प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगाया गया कि वहाँ के लोग कपास मतलब कपास भी उगाना जानते थे। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम कपास कपास के मतलब सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती को प्रारंभ, ये पॉइंट मैंने बता दिया था। सबसे पहले जो है कपास की खेती कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ने ही किया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या इस सभ्यता के लोगों की मोहरें एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया एवं मिस्र से मिली हैं, जो यह दिखाती हैं मतलब एशिया, पश्चिमी एशिया तथा मिस्र से इस सभ्यता की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें एशिया और मिस्र से मिली हुई हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो ये पता लगाया गया कि है ये उनसे व्यापारिक संबंध बनाया करते थे, मतलब इनका संबंध उन मतलब एशिया और मिस्र से हुआ करते थे, जिससे ये व्यापार किया करते थे। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया। यहाँ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ करता था, ये नहीं था कि हम आज क्या होता है, हम व्यापार करते हैं, रुपए देते हैं, तब कोई स्टॉक आया तब हम व्यापार करते हैं, या हम मतलब किसी को बेच रहे तो उससे हम रुपए ले रहे हैं। पहले ये इस सभ्यता में ऐसा नहीं हुआ करता था। इन्होंने वस्तु विनिमय मतलब वस्तु विनिमय का मतलब ये एक वस्तु दिया करते थे और उनसे दूसरी वस्तु ले लिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ चावल ज़्यादा हुआ तो हमने चावल दे दिया किसको? मिस्र को। मिस्र के यहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे सर्वाधिक उगाई जाती है वो चीज़ हमने उनसे ले लिया, तो इनका भी काम चल गया और हमारा भी काम चल गया। तो मतलब वस्तु विनिमय व्यापार हुआ करता था। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। ठीक है, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। फक्ता एवं पवित्र पक्षी का नाम जाता था माना जाता था। मतलब एक बैल जो था, बैल को ये लोग पशुपतिनाथ का वाहन मानते थे। बैल कुंवरदार सांड जिसको कहते हैं उसको ये लोग पवित्र मानते थे। कुंवरदार सांड को पशुपतिनाथ का जो था वाहन मानते थे। और फक्ता एक पक्षी का नाम हुआ करता था, फक्ता। ठीक है, फक्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। फक्ता पक्षी इनको पवित्र माना जाता। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो इस समय स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग उपयोग करते हैं मतलब यूज करते हैं, वो हमारे किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, और अगला देखेंगे क्या है। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब हमने पहले बताया था इसकी जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लगभग उसमें 400 अक्षर दिए हुए हैं और 600 चित्र बनाए गए हैं। इनकी लिपि में 400 अक्षर दिए हुए हैं और 600 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, 400 अक्षर हैं, 600 चित्र बने हुए हैं, दोनों ही अज्ञात होते हैं। यह मतलब दोनों मतलब 400 अक्षर और 600 चित्र जो हैं दिए हुए हैं, मगर इसको अभी तक किसी ने उन चित्रों का क्या अर्थ है, ठीक है, उन अक्षरों का क्या अर्थ है, वो अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। ठीक है, ये एक दुर्भाग्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं मतलब ये द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई। यह तरीका बाउंस्ट्रोफिड कहलाता था। ठीक है, मतलब ये पहले तो इधर से चालू होती थी। ठीक है, दाएं से बाएं मतलब जैसे खरोष्टी लिखी जाती थी। फिर दूसरी लाइन क्या होती थी, ये इधर से इधर लिखी जाती थी। फिर क्या होती थी, फिर इधर से इधर लिखी जाती थी। तो इस टाइप में ये मतलब इसकी लिपि जो थी वो लिखी गई है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सेम ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे? बाएं से दाएं लिखते चले जाते हैं, फिर आते हैं लाइन भर गई, फिर बाएं आए, फिर बाएं से दाएं लिख के चले गए। ठीक है, ये क्या थी? खरोष्टी थी, दाएं से बाएं चलती थी, फिर बाएं से दाएं चलती थी। ठीक है, इसी टाइप में लिखी जाती थी। ठीक है, यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही। ये सभ्यता का मतलब ये सभ्यता कितने साल रही? ये सभ्यता लगभग 1000 सालों तक इस मतलब रही थी। ठीक है, इसकी मतलब सभ्यता का समय कितना था? 1000 साल लगभग माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहें। आगे आगे दिया हुआ है कुछ
आगे क्या दिया हुआ, कुछ जो है संबंधित साक्ष्य एवं स्थल दिए हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे स्थल दिए हुए हैं जिनसे कुछ ना कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ। जैसे लोथल, लोथल से हमको एक लोथल गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा है बंदरगाह जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा में क्या मिला हमको, जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। क्या मिला है, कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा हड़प्पा लिपि का शिलालेख मिला है, मतलब धोलावीरा से हमको एक हड़प्पा लिपि का लेख मिला है, शिलालेख मिला है, जिस पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली। बनावली से हमको हल्की प्रकृति मतलब हल मिला हुआ है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, बनावली से मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के पतन का कारण, मतलब पतन का कारण क्या हो सकता है, इसका कोई एक कारण नहीं है। सभी लोग सभी खोजकर्ताओं ने, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जो है इसकी अपनी अपनी एक वो बताई है परिभाषा, तो उसको देखेंगे। वाह आर्यों का आक्रमण, कौन कहता है, गार्टन चाइल्ड ने कहा था, व्हीलर ने कहा था कि आर्यों का आक्रमण जब हुआ तो ये सभ्यता मतलब खत्म हो गई, ठीक है। ये इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। एक सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं, एस आर राव भी क्या कहते हैं, एस आर राव, सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता हमारी जो है नष्ट हो गई थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु मतलब ऐसी सभ्यता जैसे ये सभ्यता थी, जलवायु परिवर्तन हुआ, ये उस जलवायु में खुद को अपने आप को नहीं ढाल पाई, मतलब अपने आप को उस जलवायु के अनुरूप नहीं बना पाई, तो ये सभ्यता खत्म हो गई हमारी। एन घोष ये कहते हैं, ठीक है। भूतात्विक परिवर्तन, मतलब भूतात्विक परिवर्तन के कारण एम आर शाहिनी ने कहा था प्राकृतिक आपदा, ठीक। आर कनेडी ने इसको कहा था प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा भूकंप बाढ़ आई उससे जो है ये नष्ट हो गई। तो सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना एक मत रहा है, उसके हिसाब से ये हम लोग मानते हैं कि या इसमें कोई एक चीज़ इसका मुख्य कारण नहीं पता चल पाया है कि इस सभ्यता का नष्ट होने का क्या कारण था, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके नोट्स और इसका नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ लाऊंगा पीडीएफ बना के, जो हम लोग बैठ उस पर हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मानव युग हमारा हो चुका है, मानव युग हुआ था, मानव युग के बाद में क्या हुआ था, मानव युग हुआ, मानव युग के बाद में हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ। तो इन दोनों का मानव युग और सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन का पीडीएफ कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या तो शाम तक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उस पर हम हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितनी बार वो क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे, जो भी लाऊंगा अभी तक के किसी न किसी पेपर में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और सपोर्ट करिए, अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, अच्छे अच्छे नोट्स देता रहूँगा, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगली वीडियो कल आपको इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की और मानव युग की पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन के साथ, और हर एक क्वेश्चन का विस्तार में उस पर डिस्कस किया जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ में उसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, और जो क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।